गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1. It is chapter number 3rd of your physics book. Let we read about it. First of all, what is motion? If an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. Okay, अगर किसी object का position that will be changed according to the surrounding with respect to the surrounding, देन इट इज़ नोन एज मोशन. ओके, यानी सराउंडिंग को देखकर हमें लगता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज़ नॉन मोशन. और रेस्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट. ओके, अगर उसका सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, देन इट इज़ कॉल्ड रेस्ट. नोट, अब इनमें नोट क्या करने की चीज़ है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्टेट्स, and it means an object which is at rest in one frame of reference can be in motion in other frame of reference at the same time. अब इसका मीनिंग क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइक यू ट्रेवल इन अ ट्रेन. ओके, सपोज यू ट्रेवल इन अ ट्रेन, मतलब आप एक ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर. तो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैट पैसेंजर्स यू आर इन रेस्ट. But if you see outside the window, then you are in motion with respect to the surrounding that present on earth surface. Clear? तो इट मीन्स अलग अलग रेफरेंस ऑफ फ्रेम में, यानी बाहर के रेफरेंस ऑफ फ्रेम यानी अर्थ को देख रहे हैं तो आप मोशन में हैं, और अंदर के रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं तो यू आर इन रेस्ट. सो दीज टू आर रिलेटेड टर्म्स विद ईच अदर. ओके, नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. तो दीज आर द टू ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स. ओके, फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स में हम रीड करते हैं, रीड अबाउट द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. दीज आर, काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉजेज, यानी इसके कॉजेज में जाए बिना अगर हम देखें तो दीज आर नॉन एज काइनेमेटिक्स. ओके, जैसे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स. Dynamics means study of motion with going into its causes like motion under forces applied on object. यानी हम उसके causes को भी देखते हैं कि किस वजह से वो मूव कर रहा है, लाइक किस फोर्स से वो कितना फोर्स एक्सर्ट किया, दैट द ऑब्जेक्ट विल मूव. ओके, तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज डायनेमिक्स. नेक्स्ट वन, point mass object. Okay, it is the important term for this chapter, that is an object can be considered as a point mass object if the distance traveled by it in motion is very large in comparison to its dimensions. यानी इसकी dimensions के comparison में उसका size बहुत छोटा हो, इतनी सॉरी इसकी dimensions जो है वो distance के comparison में काफ़ी छोटी हो. लाइक एक ट्रेन है, एक सिटी से वो ट्रैवल करती है और सेकंड सिटी पहुंचती है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ सिटीज़ आर 500 kilometers and a train moving on this track, then train can be considered as point mass object because the distance is very big with the comparison of length of train. Clear? तो हम इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसको काफ़ी लेस मान सकते हैं, इसलिए ट्रेन कैन बी कंसिडर एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. As we know, a rectangular coordinate system consisting of three mutually perpendicular axes labeled as x, y, and z axis, the point of intersection of these three axes is labeled as origin and thus serves as the reference point. Okay, तो आप देख सकते हो rectangular system है हमारे पास which have three axes x, y, and z. These are perpendicular with each other. Okay, and the intersection point is called as origin, and it is also known as reference point because the position of an object can be considered from the origin. Okay, so it is called reference point. The coordinates x, y, z of an object describe the position of the object with respect to this coordinate system. यानी जो x, y, z हैं, ये coordinates जो हैं वो x, y और z के रिस्पेक्ट में origin से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, यानी x से कितनी पोजीशन पे है, y से कितनी पोजीशन पे, z से कितनी पोजीशन पे, दैट इज नोन एज the position of object. To measure the time, we position a clock on this system. In this system, this coordinate system along with the clock constitute as a frame of reference. यानी हम इसमें clock भी रख दें और उसमें measurement करें कि इसकी position किस time के respect में कहाँ है, that means it is known as frame of reference. Next one,
टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इन सभी के बेसिस पर 3 टाइप की होती है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर. फर्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन. तो वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली one out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called one dimensional motion. यानी उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो x y और z में से कोई एक, या तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग या y एक्सिस के अकॉर्डिंग या z एक्सिस के अकॉर्डिंग, किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मूव करेगी और उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे. क्लियर? तो दैट मीन्स इट इज़ नोन एज वन डायमेंशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, तो इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं. मोशन ऑफ अ ट्रेन अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक, तो इसको भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल है. अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल एंड नैरो रोड, ये भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है. एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो ये वर्टिकल पोजिशन होगी. तो वर्टिकल पोजिशन दैट मीन्स वी कैन कंसिडर एज जेट, है ना, या वाई भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. क्लियर? तो that is one dimensional motion. Second, two dimensional motion. If 2 out of 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called two dimensional motion. Okay, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हो, जैसे x y के अकॉर्डिंग या y z के अकॉर्डिंग या z x के अकॉर्डिंग, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, देन इट इज़ नोन एज टू डायमेंशनल मोशन. या इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन लाइक अ सर्कुलर मोशन एंड मोशन ऑन अ वॉल. तो वॉल के ऊपर जब वो मूव करती है तो एंड ऐसे 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 मूव करती है, तो दैट मीन्स द बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. ओके, सो इट कैन बी कंसिडर एज प्लेनर मोशन ना, मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट वन, और जो पहले वाला था वन डायमेंशन को, उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. थर्ड वन, थ्री डायमेंशनल मोशन. Three-dimensional motion, if all the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called three-dimensional motion. यानी तीनों coordinates उसके time के according change हो, then it is known as three-dimensional motion. For example, flying bird, flying kite, flying aeroplane, the random motion of a gas molecule, है ना. तो ये सभी कुछ हमारे पास आ गया. तो इसके अंदर क्या होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स, यानी वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, वर्टिकली जा सकती है, या फिर वो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो सकती है ना. तो दैट मीन्स दैट इज़ नोन एज फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग एरोप्लेन, और मॉलिक्यूल भी कहीं भी जा सकता है चैम्बर में, दैट इज़ नोन एज 3D मोशन, है ना. तीनों डायमेंशंस में वो मूव कर सकती है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ. अब पाथ के बेसिस पर 4 हो गए हमारे पास. ट्रांसलेशन मोशन, मोशन सच दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करता है, देन इट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन मोशन. लाइक कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड. सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड. ओके, तो इसका मतलब देख सकते हो, तो ये सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है. रोटेशन मोशन, मोशन सच दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. ओके, अब ये रोटेशन में और सर्कुलर में डिफरेंस है, बट इसके अंदर क्या होता है, जो रोटेशनल एक्सिस है, इसके अंदर रोटेशनल एक्सिस लिख सकते हो उसको ना, रोटेशनल एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इसमें तो ऑब्जेक्ट में से जाती है और इसमें ऑब्जेक्ट में से नहीं जाती. इसका एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक फ़ैन की जो मोशन है, फ़ैन जब एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है तो वो सर्कुलर दिख रहा है, बट होल फैन इज़ इन रोटेशन, क्योंकि उसका रोटेशन एक्सिस जो है वो उसकी बॉडी में से जा रहा है. लेकिन अगर इसी चीज़ को हम एक पत्थर लेते हैं, उसको एक थ्रेड से टाइट करते हैं और फिर हम उसको रोटेट कर रहे हैं, देन द मोशन ऑफ स्टोन इज़ अ सर्कुलर मोशन, है ना, क्योंकि वो जो है वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है जो कि पत्थर में से नहीं जा रहा है ना. तो वो हमारे पास रोटेशन मोशन हो गया. नेक्स्ट वन, वाइब्रेशनल मोशन, मोशन सच दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ इन सम टाइप ऑफ पीरियोडिकली. ठीक है, पीरियोडिकली है ये. तो पीरियोडिकली क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रहा है, यानी पहले वो आगे जाता है फिर वो बैक आता है, तो इसका मतलब फिर वो वापस जाता है. तो इस तरीके से वो वापस जाता रहता है ना.
तो दैट मीन्स इट इज़ नोन एज वाइब्रेशन, है ना। तो वाइब्रेशन के बारे में आपको पता ही है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ वाइब्रेशन मोशन। इसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, तो ऑसिलेट करता है लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक, है ना, तो वो ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, distance and displacement. Distance and displacement, these are the important terms. Distance, length of the actual path taken to go from source to destination, है ना। तो मतलब जो एक्चुअल पाथ से हम जिस पाथ से उसमें पहुंच जा रहे हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट पाथ लेंथ, actually it is called as path length. That path length is known as distance. Clear. Next one, displacement, the length of the straight line joining the source to the destination, or in the other word, the length of the shortest path. Okay, यानी the direct distance between initial position and final position. Clear. तो दोनों के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये दोनों टर्म्स वैसे आपने 9th में भी पढ़ी है, 9th में ये सभी टर्म्स पढ़ी हुई है। नेक्स्ट वन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना। तो एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉय, ठीक है, वॉक्स फ्रॉम बी टू डी आर्क इन अ सर्कुलर पाथ, द डिस्टेंस विल बी द सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल एंड वाइल द डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर ऑफ बी डी, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बच्चा जो है, ठीक है, ए बॉय वॉक फ्रॉम बी टू डी एज अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो यहाँ से वो वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल पाथ लेंथ, दैट इज द सेमी सर्कल लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, है ना। सेमी सर्कल लेंथ हो जाएगा। और द डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू 2r। रेडियस का डबल हो जाएगा ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट वन, Rohit and Sima both start from their houses. Rohit walks 2 kilometers to the east, while Sima walks 1 kilometer to the west, and then turn back and walk 1 kilometer. Okay, Sima is back home and her displacement is 0. Clear? And this is because direction of motion is different in both cases. You require both distances and direction to determine the displacement. Displacement traveled by them is the same 2 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस है ना। तो आप देख सकते हो उसने क्या बोला है कि रोहित एंड सीमा बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस, यहाँ से उसने स्टार्ट किया। क्लियर। एंड रोहित वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट। ओके, उसने ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, है ना, और 2 किलोमीटर उसने वॉक किया। और वाइल सीमा वॉक 1 किलोमीटर टू द वेस्ट, और इसने वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड देन टर्न बैक 1 किलोमीटर, यानी ये तो 2 किलोमीटर यहाँ से गया। ओके, और ये जो है ये 1 किलोमीटर यहाँ पर पहुँची और वापस आ गई। वैसे इसमें ईस्ट वेस्ट थोड़ा उल्टा दिया हुआ ना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये वापस आई, तो 1 किलोमीटर यहाँ से चली और 1 किलोमीटर बैक आ गई। तो इट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीमा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल बोथ पोजिशन आर सेम, and the distance, direct distance between them, that is equals to 0, and the total distance is equals to total path length। तो 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया, और इसका भी कितना है 2 किलोमीटर। दोनों का डिस्टेंस सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसका 2 किलोमीटर है क्योंकि इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है बट डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट वन, स्केलर एंड वेक्टर्स। ओके, तो इन दोनों में स्केलर और वेक्टर क्या होंगे। द डिस्टेंस एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ओके, मतलब डिस्टेंस जो होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, डजेंट मैटर, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि व्हीकल का ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर जो होता है वो मेजरमेंट करता है, जो होता है ना बीच में, जैसे स्पीडोमीटर के बीच में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं ना मीटर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, मतलब टाइम पे उसकी डिस्टेंस को बताते हैं। तो वो हमेशा बढ़ता ही रहता है ना कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है ना। तो दैट इज़ द डिस्टेंस, दैट कैन बी मेजर द डिस्टेंस, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो, जो मर्जी हो, वो बढ़ता ही रहेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू द फाइनल पोजिशन मीन्स माइनस द इनिशियल पोजिशन। ओके,
मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन चेंज होने पे चेंज होता है. इट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एन ऑब्जेक्ट स्पीड v scalar quantity independent of direction and speed is how fast an object is going. It is always positive. okay? मतलब स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, मतलब जितना मर्जी फास्ट जा रहा हो वो पॉजिटिव ही आएगा. वेलोसिटी इज अ velocity vector quantity that includes direction. okay, in one dimension the direction of velocity is specified by पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, वो डायरेक्शन के साथ होता है. इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो बैक आएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी इट विल बी. क्लियर. नेक्स्ट वन हमारे पास ये रहा ना, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये रहा यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन देखें हम हमारे पास. यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन द इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स अकर ड्यूरिंग एन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स. ओके, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो लेता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एग्जाम्पल हमारे पास है वाइल ड्राइविंग अ कार एट अ परफेक्टली steady 60 kilometer per hour. This means there is a change in the position by 60 kilometer for every time interval of 1 hour. okay, तो इसके अंदर एक एग्जांपल भी लिया है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, तो इसका मतलब हर घंटे में उसने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किया पर आवर, 60 किलोमीटर. ओके, देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. मतलब उसकी स्पीड हर जगह सेम रहनी चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस उसको कवर करना है. ठीक है. राइडिंग स्टेडिंगली ओवर लेवल ग्राउंड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक लेवल रोड के ऊपर एक ही स्पीड से चलना, दैट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सक्सेसिव फ्रेम्स आर द सेम, डॉट्स आर इक्वली स्पेस्ड, वी एक्स इज कॉन्स्टेंट. वो देख सकते हो कि ये डॉट्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी हर टाइम इंटरवल में उन्होंने सेम डिस्टेंस को कवर किया है, देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट वन इज दिस, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ कैसे होगा. एन ऑब्जेक्ट मोशन इज यूनिफॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट्स पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, मतलब हमारे पास जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा जब उसका पोजीशन एंड टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो. ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये रहा ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सेम चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पर सेम हो रही है, फिर सेम हो रही है, फिर सेम हो रही है, तो दैट मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन हमारे पास आना चाहिए. क्लियर. द एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट कैन रिप्रेजेंट अ एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो ये कैसे है वो नीचे फॉर्मूले में है. द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमने क्या करना है इसके अंदर, देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इसके अंदर दिखाया भी हुआ है कि सब कुछ सेम है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स, और टाइम कितना है इस टाइम इंटरवल में, हम मान लेते हैं डेल्टा टी है. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू द स्पीड एंड इट इज़ द स्लोप ऑफ ग्राफ, क्योंकि ये वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस वैल्यू जो होती है वो स्लोप ऑफ ग्राफ होती है. तो उसके लिए मेरी एक वीडियो है स्लोप ऑफ ग्राफ, वो आप देख सकते हैं. तो उसके अंदर वो बाकी लिंक शेयर करूँगा, तो यू कैन सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ. ओके, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू होते हैं वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन एक्स एक्सिस वैल्यू, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, और कहीं पर मान लो कि वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग है डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर ये हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज दिस, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम और द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ओके, तो स्पीड हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड हो जाएगा, एंड द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, देन इट इज़ नोन एज वेलोसिटी. क्लियर. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ इट, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इट. When an object is traveling along a straight line, then its velocity is equal to its speed. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. ये हमने पहले ही पढ़ लिया ना, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट भी जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये दोनों सेम हो सकते हैं एक ही कंडीशन में, जब
ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हो। क्लियर। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ आप देख सकते हो, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट कैन रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना, देन इट इज़ नोन एज दिस। और द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ दैट कैन रिप्रेजेंट अ speed. Speed is equals to distance upon time. Next one, velocity time graph. Velocity time graph आप देख सकते हो, तो velocity time graph हमारे पास जो है, एक मिनट, velocity time graph अगर हमारे पास है तो speed मैग्नीट्यूड लिया है ना, डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो velocity time graph हमारे पास क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होगा, ये रहा ऐसे होगा, क्योंकि जो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो दैट इज़ द पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। ओके, बाकी ग्राफ हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारे पास वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आप कहोगे सर कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो आया था और ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसका मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम देख लेते हैं क्या होता है बाद में, पहले इंस्टेंट वेलोसिटी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्पीडिंग अप और शोइंग डाउन इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर हमारे पास ऐसा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मतलब पहले तो वो या तो वो स्पीड अप हो रहा है या वो स्लो डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है या टाइम के साथ उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब स्पीड विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, सो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो हमारे पास देख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रीड कर रहे हैं हम इसमें। इन दिस केस द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आ सकता है अगर उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वी कैन डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। अब ये कैसा आएगा फिर, तो क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस कवर करने की स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आ सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से आ सकता है या उल्टा आ सकता है, जिसमें डिक्रीज हो रही हो स्पीड, है ना, तो उसमें इस तरीके से आएगा, उसमें यूँ आएगा ना, तो अलग अलग होगा। तो अब कह रहे हैं वी कैन डिटरमाइन द एवरेज स्पीड बिटवीन एनी टू टाइम्स सेपरेटेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, हम किसी दो पॉइंट्स में अगर नियर अबाउट है तो हम इसको अप्रोक्स स्ट्रेट मान सकते हैं, इनके बीच में डेल्टा टी और डेल्टा एक्स हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, तो वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी हमारे पास एक सिंगल इंस्टेंट के ऊपर, जैसे मान लो कि एट 2 सेकेंड, जब उसने स्टार्ट किया 0 सेकेंड्स पे, तो एट 2 सेकेंड द व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ नोन एज इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट एक ही बात है। द एवरेज वेलोसिटी is equals to this become a better and better approximation to the instantaneous velocity as delta t gets smaller and smaller। ओके, अगर हमारे पास इंटरवल इतना कम हो जाए कि अप्रॉक्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आ जाए, देन इट कैन बी अ बेटर फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सो डेल्टा टी टेंस टू 0, बहुत ही छोटा होना चाहिए ना, तो इट मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और आपको पता है कि ये लिमिट जब हम भी लगाते हैं तो इट कैन बी कन्वर्ट इनटू a derivative, तो ds upon dt, the rate change of the differentiation of position with respect to time is known as instantaneous velocity। clear। तो अब हम देख लेते हैं instantaneous velocity as delta t continuously to get smaller, the average velocity delta s upon delta t reaches as a constant or limiting value। okay, मतलब एक बहुत ही मतलब
कांस्टेंट और लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद देखो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी सेंटर्ड ऑन टी एज डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो। मतलब वो ये बात कर रहा है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब लेंगे जब डेल्टा टी जो हो जाएगा वो सेंटर्ड टू टी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम यानी 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे आ जाएगा, देन इट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और डेल्टा टी क्योंकि वो एक ही इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू अप्रोचेस टू ज़ीरो। In calculus this is called the derivative of s with respect to t, वो हमने पहले बता दिया। Graphically delta s upon delta t is the slope of the straight line. In the limit delta t tends to 0 the straight line is the tangent to curve. वो हम क्या करेंगे उसकी उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व के ऊपर मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट कैन बी अ स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू द instantaneous velocity. तो लिखा हुआ the instantaneous velocity at the time t is the slope of the line that is tangent to the position versus time graph at time t. सपोज करो ये हमारे पास था, ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ के ऊपर हमें यहाँ पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस ग्राफ पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर बनेगा तो जितना एंगल क्रिएट करेगा तो टेंजेंट दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। क्लियर? तो वी एस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ एट टाइम टी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका टेंजेंट। नेक्स्ट वन, मोशन विद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के साथ हमने मोशन को देखना है, तो सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है वो हमें देखना है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज आर मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ये आपको पता होगा टाइम इंटरवल, तो दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड मेजर्स हाउ क्विकली और स्लोली एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस। मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड से, मतलब कितनी जल्दी, स्पीड से नहीं, कितनी जल्दी किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे वो डिक्रीज़ हो रही हो चाहे वो इंक्रीज़ हो रही हो। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इनटू स्पीड वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। ओके, ग्राफिकली एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, मतलब स्लोप होती है, ये किसकी होती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये अब पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात चल रही थी, अब हमारे पास उसकी बात चल रही है किसकी, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की। तो इसकी जो स्लोप है वो हमें हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि चेंज इनटू वेलोसिटी v अपॉन टी है ना, और स्लोप क्या होता है y अपॉन एक्स। तो y पे v है और x पे क्या है, t है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो y अपॉन एक्स इट मीन्स वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। In acceleration, if acceleration is constant, the acceleration as is the same as average. Okay, मतलब अगर कहीं पर acceleration constant है, हर पॉइंट पर सेम है, तो एवरेज acceleration भी किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस acceleration के इक्वल होगा। तो इंस्टेंटेनियस acceleration भी क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम, सॉरी द acceleration ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो हम अगर कर्व्ड होगा ये सरफेस, तो हम वहाँ पर कहीं पर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और या फिर इसमें लिमिट टेंस टू जीरो लगा दूँ तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration. Acceleration like velocity is a vector quantity and has both magnitude and directions. Okay, मतलब दोनों के पास क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है ना, वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, सो इक्वल इंटरवल्स में क्या आ रहा है, इक्वल चेंज इनटू स्पीड वेलोसिटी आ रहा है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप है, और कांस्टेंट स्लोप दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो ग्राफ्स में हम देखेंगे। ओके, तो दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखना है,
तो इसका मतलब हर टाइम इंटरवल में अलग अलग चेंजेस हैं। इसमें थोड़ा कम है, यहीं तक ही था, और इसमें नेक्स्ट इंटरवल में थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा हो गया। उससे नेक्स्ट इंटरवल में देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज आ रहा है, यहाँ तक का। तो इसका मतलब अब देखो कितना ज़्यादा हो गया। तो आप देख सकते हो कि हर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग में यूँ आ जाता ग्राफ, क्लियर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिपेंड करते हैं, क्लियर। तो इट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इट इज़ द लिटिल नॉलेज अबाउट द velocity, acceleration, position, distance, motion, type of motion, etc. You can read about it, and if you have any kind of doubt, then you can ask me in comment box. Thank you.